कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की डैड? वही पटाखी। पट पट। ओ मेरी चमक छल्लो, 2 दिन की है जिंदगानी। मत परदेस जा रे। 28 अगस्त 1981 को रिलीज हुई थी फैमिली रोमांस से भरी फिल्म प्यासा सावन, जिसकी मेन कास्ट में जितेंद्र, मौसमी चटर्जी, रीना रॉय, विनोद मेहरा, अरुणा ईरानी, देवेन वर्मा और मदनपुरी नजर आए थे। ऐसे में करीब 60-70 लाख रुपए के बजट में बनी ये फिल्म 90 लाख रुपए के आसपास की कमाई करते हुए बिलो एवरेज रही थी। फिल्म प्यासा सावन के प्रोड्यूसर थे जितेंद्र के भाई प्रसन कपूर। प्रसन कपूर इससे पहले अपने भाई जितेंद्र की फिल्म हमजोली से प्रोड्यूसर बने थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद उन्होंने जितेंद्र और अलग अलग हीरोइनों को लेकर 8 फिल्में और बनाई थी, जिनमें गुलजार के डायरेक्शन में बनी जितेंद्र और हेमा मालिनी की पॉपुलर फिल्म खुशबू, कसम खून की, ज्योति बनी ज्वाला और प्यासा सावन समेत दीदारे यार, सरफरोश, आग और 16 और तमाचा जैसी फिल्में थी। मैं वहाँ हूँ जहाँ है मस्तियाँ, शोखियाँ। 1959 में आई फिल्म नवरंग से अपना करियर शुरू करने वाले जितेंद्र ने साउथ की दर्जनों फिल्मों के हिंदी रीमेक में काम किया था। उनको हिंदी सिनेमा में स्टार का दर्जा दिलाने वाली फिल्म फर्ज भी एक तेलुगु फिल्म गुद्दाचारी 116 का ही रीमेक थी। और यहीं से जितेंद्र को समझ आ गया कि अगर उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो बजाय कहानियों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के साउथ की हिट फिल्मों के हिंदी रीमेक में काम करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। वैसे जितेंद्र के करियर में 1981 से लेकर 1985 तक का पीरियड बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि इस दौरान उन्होंने रेखा, मौसमी चटर्जी, रीना रॉय, श्रीदेवी, हेमा मालिनी और जयाप्रदा के साथ तमाम ऐसी फिल्में की जिन्होंने उन्हें एक डोमेस्टिक सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर दिया था। फिल्म के डायरेक्टर दसारी नारायण राव वैसे तो तेलुगु फिल्मों के डायरेक्टर थे, लेकिन उन्होंने तमिल, कन्नड़ और हिंदी में भी अच्छी खासी फिल्में डायरेक्ट की थी। राजेश खन्ना की आज का मेले राम अवतार, रजनीकांत की वफादार और कमल हासन की यादगार को अगर छोड़ दें तो उनकी सभी हिंदी फिल्में जितेंद्र के ही साथ थी। वैसे ये जानकारी शायद आपको काफ़ी दिलचस्प लगेगी कि देश में सबसे ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट करने का रिकॉर्ड दसारी राव नारायण के ही पास है। उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में सभी लैंग्वेज को मिलाकर कुल 140 फिल्मों का डायरेक्शन किया था। फिल्मों के अलावा दसारी कुछ टाइम के लिए राजनीति में भी एक्टिव रहे थे। वे सन 2006 में राज्यसभा के लिए सेलेक्ट हुए थे और सेंटर में कोयला राज्य मंत्री रहे थे, लेकिन राजनीति में वे बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाए क्योंकि उनका नाम कोयला घोटाला करने वालों में था और सीबीआई ने उन पर 11 जून 2013 को एफआईआर दाखिल कराई थी। 1981 का साल भी बॉलीवुड के लिए बेहद खास रहा था। इस साल अमिताभ बच्चन ने हिट फिल्मों की जड़ी लगा दी थी। उनकी नसीब, लावारिस, कालिया और याराना जैसी फिल्में टॉप 10 में थी। वहीं मनोज कुमार की ड्रीम फिल्म क्रांति ने भी बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसके अलावा संजय दत्त और कुमार गौरव के डेब्यू को कौन भूल सकता है। संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी और कुमार गौरव की डेब्यू फिल्म लव स्टोरी इसी साल रिलीज हुई थी और इन फिल्मों से ये दोनों रातों रात स्टार बन गए थे। वह स्टार बने थे कमल हासन एक दूजे के लिए फिल्म से। ऐसे में जितेंद्र भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनो, एक ही भूल और प्यासा सावन जैसी बेहद कामयाब फिल्में दी थी। मेरी आवाज़ सुनो इस साल जितेंद्र की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही थी। इसके अलावा मेरी आवाज़ सुनो और प्यासा सावन ऐसी फिल्में भी थी जिनमें जितेंद्र डबल रोल में थे। इसलिए डायरेक्टर दसारी राव नारायण ने प्यासा सावन में जितेंद्र के अपोजिट पहले मौसमी चटर्जी के साथ रेखा को कास्ट करने का मन बनाया था, लेकिन दसारी नारायण ने रेखा को जो रोल ऑफर किया था वो उन्हें पसंद नहीं आया। वे दरअसल सीनियर जितेंद्र के अपोजिट वाला रोल चाहती थी, जिसे पाने के लिए उन्होंने काफ़ी पापड़ बेले, यहाँ तक कि जितेंद्र पर भी डोरे डाले। लेकिन दसारी नारायण जुबान के पक्के इंसान माने जाते थे। उन्होंने मौसमी को दिया वादा तोड़ने से इनकार कर दिया और इनकार इसके बाद जब रेखा ने भी कर दिया तो इसके बाद इस रोल को निभाने का मौका मिला रीना रॉय को। बता दे, रेखा वाला जो किरदार रीना रॉय ने निभाया उसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। उन्होंने अपने इस किरदार में जान डाल दी थी, इसलिए प्यासा सावन के बाद उन्हें कई अच्छे सॉलिड रोल ऑफर हुए। मगर 1983 में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी करके रीना रॉय ने अपना फिल्मी करियर खुद ही खत्म कर लिया। इसका मतलब है अब ये मामला तुमसे नहीं संभलेगा। वैसे कुछ ये भी बताया जाता है कि शुरुआत में प्यासा सावन में मौसमी चटर्जी की जगह पर जितेंद्र रामेश्वरी को सेट कराना चाहते थे,
उन्होंने अपने भाई प्रसून जोशी से रामेश्वरी की सिफारिश भी की थी, क्योंकि प्यासा सावन से साल भर पहले आई जितेंद्र रामेश्वरी और रीना राय की फिल्म आशा में रामेश्वरी ने शानदार अभिनय किया था और फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। लेकिन प्रसन कपूर ने जितेंद्र को समझाया कि आशा के हिट होने के पीछे उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश की ब्रांडिंग का भी बड़ा हाथ था। लेकिन यह फिल्म प्यासा सावन में ब्रांडिंग जितेंद्र की दाव पर लगी थी और प्रसन कपूर मौसमी चटर्जी को लेने पर अड़े थे। दरअसल प्रसन कपूर का मानना था कि मौसमी को लेने से फिल्म को बेचना आसान रहेगा, उन्हें काफी बेहतर कीमत मिलेगी, और फिर रिलीज के बाद हुआ भी यही। सिनेमा हॉल में सबसे ज्यादा तालियां मौसमी चटर्जी को ही मिली और फिल्म भी सफल रही। वैसे प्यासा सावन सफल होने से जितेंद्र को भी कुछ फायदा मिला, क्योंकि आशा और प्यासा सावन जैसी फिल्मों ने उन्हें फैमिली ऑडियंस के हीरो के तौर पर स्थापित कर दिया था। इसलिए मिथुन चक्रवर्ती ने भी तब जितेंद्र को फॉलो किया और अपने करियर में एक्शन फिल्मों के साथ साथ एक ट्रैक जितेंद्र की ऐसी फैमिली फिल्मों जैसा पकड़े रखा, जिसकी बदौलत वे भी फैमिली हीरो के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब रहे। जबकि करियर की शुरुआत में मिथुंदा पर बी ग्रेड हीरो का टैग लगा हुआ था। प्यासा सावन टाइटल से 1973 में एक फिल्म बनाने की घोषणा हुई थी, जिसका डायरेक्शन गोविंद कुलकर्णी करने वाले थे। मेन कास्ट में बलदेव खोसा और उषा सोलंकी नजर आने वाले थे, लेकिन फिर कुछ वजहों से ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। फिल्म प्यासा सावन में संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था संतोष आनंद ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। इन हसीन वादियों से 2-4 नजारे। गीतकार संतोष आनंद ने 1981 में प्यासा सावन के अलावा सिर्फ क्रांति के लिए ही गाने लिखे थे और क्रांति के गाने सुपरहिट रहे थे। हालांकि प्यासा सावन के गाने उतने हिट तो नहीं रहे, मगर रोमांटिक गानों में शुमार मेगा रे मेगा को लता जी ने उभरते गायक सुरेश वाडेकर के साथ गाकर एक अलग ही क्लेवर दिया था। हालांकि फिल्म को कुछ हद तक सफल बनाने में जिस गाने का सबसे ज्यादा योगदान रहा वो था लता जी का गाया तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी। ये गाना दरअसल मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग वर्जन में था। मेल वर्जन कमलेश अवस्थी की आवाज में था, जिन्होंने फिल्म नसीब और गोपीचंद जासूस में मशहूर गायक मुकेश की तरह गाने की कोशिश की थी, मगर मुकेश तो खैर मुकेश ही ठहरे, उनकी बराबरी वे नहीं कर पाए। हाँ, ये अलग बात है कि ऐसी पहल सबसे पहले मुकेश ने की थी। दरअसल मुकेश अपने करियर की शुरुआत में केएल सहगल को कॉपी करके गाने गाते थे। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। फिल्म प्यासा सावन 1980 में तेलुगु फिल्म ये दांत सतुला मेदा का रीमेक थी और इसका तमिल रीमेक प्यासा सावन से हफ्ता भर पहले ही रिलीज हुआ था, लेकिन इसे दसारी नारायण राव ने नहीं बनाया था, बल्कि इसके रीमेक राइट्स बेचकर उन्होंने मुनाफा कमाया था। वैसे इसका तमिल रीमेक भी सफल रहा था और इसमें मेन हीरो वाला रोल शिवाजी गणेश ने निभाया था। फाइनली प्यासा सावन एक अच्छी फैमिली फिल्म कही जाएगी। फिल्म मनोरंजन के साथ साथ मैसेज देती है कि जिस पैसे को पाने के लिए इंसान दिन रात इतनी मेहनत करता है, एक दिन उसका ये सपना तो पूरा हो जाता, मगर ऐसी सिचुएशन में कई बार परिवार टूट जाते हैं और ऐसा जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है तो ये समाज के लिए काफी बुरा साबित होता है। खैर फिल्म प्यासा सावन में सभी ने बढ़िया काम किया था, गाने भी ठीक ठाक थे। मौसमी चटर्जी जिसे शुरुआत में सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा था, वो अपने शानदार अभिनय से सब पर डोमिनेट करती है। हालांकि जितेंद्र और रीना राय भी कम नहीं थे, मगर मौसमी चटर्जी ने जिस अंदाज में शांति का रोल निभाया उसके लिए वे तारीफ की हकदार तो हैं। सो प्यासा सावन पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।